नमस्कार दोस्तों, मैं बी.एस. रुचि आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 9वीं में। हमने हमारे पाठ क्रमांक 5 अतीत के पत्र के पहले भाग में देखा था कि विनोबा भावे जी आश्रम से दूर रहकर आश्रम के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किस तरीके से कर रहे थे, उन्होंने वाई में रहकर कौन कौन से कार्य को किया, इन सारी बातों की जानकारी ली थी। अब हम हमारे इस पाठ के दूसरे भाग में गांधी जी द्वारा विनोबा भावे जी को लिखा गया जो पत्र है, उस पत्र की जानकारी लेने वाले हैं कि गांधी जी ने विनोबा भावे जी को कौन कौन सी सूचनाएं दी, कौन कौन सी बातों के लिए शाबाशी दी। इन सारी बातों की जानकारी हम अपने इस पाठ में लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पाठ का दूसरा हिस्सा। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम में लाऊं, यह मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। तो गांधी जी विनोबा जी से कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं कौन सा विशेष काम लाऊं। मेरे ख्याल से तुम्हें दिए जाने वाले सारे काम तुम इतनी कुशलता से पूर्ण करते हो कि तुम्हारे लिए किसी विशेष काम को खोजना मेरे लिए एक समस्या सी बन गई है। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मुंह में डुबो देता है। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा जो प्रेम है मेरे प्रति या दूसरों के प्रति, वह प्रेम मुझे तुम्हारे मुंह में या तुम्हारी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो आगे गांधी जी लिखते हैं कि वे विनोबा भावे जी की परीक्षा लेने में बहुत ही असमर्थ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि विनोबा भावे जी एक परिपूर्ण पर्सनालिटी है या उनका व्यक्तित्व उस तरीके से है। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। मेरे लोभ को तुमने लगभग पूरा ही किया है। आगे गांधी जी कहते हैं कि विनोबा जी ने जो उन्हें पितृतुल्य कहा था, तो इस बात को सुनकर उन्हें बड़ी खुशी हुई है। इसीलिए वे चाहते हैं कि उनके द्वारा दी गई जो पदवी है या जो प्यार है, उस प्यार को वो सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहते हैं। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। तो यह बात विनोबा जी से वे कहना चाहते हैं कि हर पिता की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के नामों के द्वारा जाना जाए या पहचाना जाए। कई बार आप लोगों की पहचान आपके माता पिता के नाम से होती है, लेकिन पिता के लिए वो गर्व वाला क्षण होता है जब वह अपने बेटे के नाम से जाना जाए। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। तो आगे कहते हैं कि पिता के अंदर जो गुण होते, जिस तरीके की बातें होती है, जो पुत्र होता है उन्हीं बातों को स्वीकार करने का या उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करता है। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है, तो तुमने भी इन्हीं बातों को अपनाकर अपने चरित्र को, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का या अच्छा बनाने का प्रयास किया है। यह सब तुम्हारे व्यवहार से दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है ऐसा मुझे मालूम नहीं होता है। तो तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर के जो गुण है, ये सारे गुण सिर्फ मेरी वजह से आए हैं ऐसे मुझे नहीं लगता है। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो गांधी जी कहते हैं कि तुमने जो मुझे पिता का आदर या पिता का जो पद दिया है उसे मैं आदरपूर्वक प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, ऐसा वे कहते हैं। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूं तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। तो आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और उस सौभाग्य को पूरी तरह से पूर्ण करने का प्रयास मैं करूंगा। लेकिन हाँ, अगर हिरण्यकश्यप जैसी अगर मुझसे कोई गलतियां हो जाए या मैं अपने आप को ज्यादा महान मानने लगूं, तो भक्त प्रहलाद के जैसा मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाना या मेरी गलतियों को मेरे सामने रखने का प्रयास करना, ऐसा भी कहते हैं। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। तो आगे गांधी जी कहते हैं कि मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का अभिमान है कि तुम आश्रम से बाहर रहने के बावजूद भी तुमने आश्रम के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उन नियमों का पूरी तरीके से पालन किया है। इस बात का मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है, ऐसा वे कह रहे हैं। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। तुम्हारे संदेश मामा पढ़ के मुझे
पढ़कर सुनाते थे। तो आगे वो कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह का संदेह नहीं था कि तुम आश्रम में नहीं आओगे। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम आश्रम में आओगे, और तुमने जो संदेश नाना मामा पढ़के को भेजे थे उन्होंने मुझे वो सुनाकर दिए थे, ऐसा वे कहते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु और तुम्हारा उपयोग हिंदी की उन्नति के लिए ही हो, यही मेरी कामना है। तो आगे गांधी जी कहते हैं कि भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जीने का मौका मिले, ताकि तुम अपने जीवन का इस्तेमाल हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल कर सको। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो कुछ नहीं लगता। तो आगे विनोबा जी से भी कहती कि तुम्हारा जो आहार है, तुम्हारी जो डाइट के बारे में तुमने मुझे बताया है, मुझे नहीं लगता कि उसमें हमें कोई परिवर्तन करना चाहिए, कोई बदलाव करना चाहिए। दूध का त्याग अभी तो मत करना, इतना ही नहीं, आवश्यक हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। तो आगे गांधी जी कहते हैं कि दूध की मात्रा बिल्कुल कम मत करो, उसे बंद करने की तो सोचो मत। हो सके तो उसकी जो मात्रा है उस मात्रा को बढ़ाने की या दूध ज्यादा पीने की कोशिश तुम करना। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है। तो आगे कहते हैं कि सत्याग्रह की बात तुमने की थी, लेकिन रेल के विषय में किसी भी प्रकार का सत्याग्रह करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारों की आवश्यकता है। आगे भी कहते हैं कि मुझे उस प्रकार के सत्याग्रह के लिए अनुभवी या जिनके पास उसके प्रति कोई ज्यादा ज्ञान या नॉलेज होगा, ऐसे लोगों की बड़ी आवश्यकता है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले के सत्याग्रह करना पड़े। खेड़ा की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखने के बाद गांधी जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए वहां पर सत्याग्रह करने की आवश्यकता होगी। अभी तो मैं रमता रहा हूँ, 2 दिन में दिल्ली जाऊंगा। तो आगे कहते कि अभी तो मैं रमता रहा हूँ। रमता रहा मतलब एक जगह पर स्थिर न रहने वाला, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने वाला। वे कल या अगले 2-3 दिन में दिल्ली जाने वाले हैं। विशेष तो अब आओगे तब सब तुम्हें मिलने के लिए उत्सुक है। आगे विनोबा जी को गांधी जी कहते हैं कि विशेष और क्या लिखो, सभी लोग तुम्हें मिलने के लिए बड़े उत्सुक है, आतुर है, तुम आओ और तभी हम बैठकर बातें करेंगे। बापू के आशीर्वाद। इस तरीके से बापू गांधी जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने पत्र की समाप्ति करते हैं।